Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Russia relationship. IR की सीरीज का ये 20th चैप्टर है, so let's get started. As always हम previous years क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर का, इस टॉपिक का स्कोप क्या है, किस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में. फिर बात करेंगे कि हिस्टोरिकल टाइज कैसे बने इंडिया और रशिया के बीच में, कौन से एरियाज़ में दोनों कोऑपरेट करते हैं, कौन से एरियाज़ में कंसर्न है, क्या सिग्निफिकेंट है इस रिश्ते का इंडिया के लिए, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें रशिया के साथ किस तरीके के रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए, कुछ विद द एम कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो सके ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो नाउ टॉक अबाउट द क्वेश्चन. 2016 में आया था ये क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया. Which of the following statement is or are correct? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे कोड पूछा है कि कितने सही है. तो क्या एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है. ठीक है. सो बात चल रही है एस्ट्रोस्टैट की. पहला है, अदर देन द यूएस एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड द सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेन. सो दिस इज फॉल्स बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लाइक इन लाइन अप सबसे पहले नासा था, फिर ईयू था, फिर जापान, फिर रशिया, फिर इंडिया. इंडिया वॉज एक्चुअली द फिफ्थ टू लॉन्च सच ऑब्जर्वेटरी. तो ये तो फॉल्स है. एस्ट्रोसैट इज अ 200 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट एट 650 किलोमीटर अबव द सरफेस अर्थ. तो ये तो सही है, 650 किलोमीटर अर्थ. हाउएवर दिस इज नॉट रॉन्ग क्योंकि इट्स समथिंग अराउंड kg, which was quite a point of discussion because it was one of the lightest in its, भाई बहन. इसकी बहुत बात की गई थी कि कैसे इंडिया was able to minimize the weight and कैसे इंडिया was able to launch it at so much cheaper than their predecessors. So second statement is also wrong. D is the correct answer. मूविंग ऑन, मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 2021 में आया था, क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंट डज इट होल्ड फॉर इंडिया. अब आप बोलोगे एससीओ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई इज चाइना, तो यहाँ पे रशिया की बात क्यों आ रही है? दैट मीन्स यू डोंट नो व्हाट एससीओ इज, बिकॉज एससीओ की शुरुआत में देयर वर रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. सो इन 6 कंट्रीज ने मिलकर एससीओ स्टार्ट किया था. दैट्स द रीजन वाई ये रशिया के अंडर आता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, एससीओ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब इसके आगे, क्योंकि अब हमने लगभग सारे जितने भी करंट मेंबर्स हैं, करंट तो नहीं, जितने भी ओरिजिनल मेंबर्स हैं एससीओ के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ये पार्ट है. ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने रशिया डिस्कस नहीं किया था, इसलिए अभी तक हम एससीओ डिस्कस नहीं कर पा रहे थे डिटेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर इंडो रशिया डिफेंस डील, डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन 2022. बहुत ही मल्टी फेसेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से रशिया और यूएस के बीच में एग्जिस्ट करता है हिस्टोरिकली एंड एज वेल एज इन रिसेंट ईयर्स, की किस तरीके से दोनों को मैच करने की कोशिश करा है. तो इफ यू नो दैट, देन यू विल नो अबाउट द यूएस इंडो डिफेंस एंड यू विल ऑल्सो नो अबाउट द इंडो रशियन डिफेंस, एंड यू विल नो कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस टाइम के बाद आया था. क्योंकि यूजुअली ये डिफेंस डील जो होती है ना, वो आउट ऑफ ब्लू नहीं होती है. कोई इवेंट होता है फिर उसके बाद होती है. जैसे रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, तब जाके फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश करी, स्वीडन ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश करी, पहले नहीं करी थी. तो हर चीज़ का एक रिस्पॉन्स होता है. तो कौन से इवेंट्स है जिसका रिस्पॉन्स था ये वाली डील, और कौन से इवेंट्स है जिसका रिस्पॉन्स था ये वाली डील, ये जानना जरूरी है. प्लस नाउ फोकस इज, देयर इज नॉट आस्किंग यू कि इंडिया रशिया और इंडिया यूएस के बारे में बताओ. ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों डील का इंडो पैसिफिक रीजन पे क्या असर पड़ता है. क्योंकि वी नो कि इंडो पैसिफिक में जब हम काम कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली जस्ट वर्किंग विद द साउथ एशियन कंट्रीज बट ऑल्सो काउंटरिंग चाइना. तो यहाँ पे हर चीज के बारे में, तो बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो ये सवाल आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया और दुनिया के 3-4 सबसे बड़े जो बहुत ही
पावरफुल नेशंस है उनके बीच में इंडिया के साथ कैसा रिश्ता है, ये इसका आंसर है। क्योंकि इसमें चाइना की बात भी हो रही है, पैसिफिक की बात भी हो रही है, विच इज़ वेयर द क्वाड कम्स इन, यूएस भी है, रशिया भी है, so on. So it's one of the most wholesome questions in that way. Let's get started. Relationship कैसे evolve हुए historically India और रशिया के. So उसके लिए you have to understand a little bit of timeline of Russia. Russia started with what is the word? Slavs. The original inhabitants of the Western Russian region. फिर आए Viking from Scandinavia. फिर I don't remember the exact date, but I just know the progression. Dates इतनी important नहीं है towards इस तरफ, or maybe you need to know more of modern history side, but ये तो it's okay. फिर आए Mongolians. तो अगर आपने कभी भी कोई मॉस्कोविच वर्ड सुना हो तो this is when this was developed. उसके बाद हुआ Russian Revolution and नहीं sorry not Russian Revolution. उसके बाद आए जार. 300 साल तक 4-5 मेन जार थे, starting with Ivan the Terrible, ending at when all the entire Romanovich family was killed. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, you should read about this person रास्पुतिन. सो अगर रशियन हिस्ट्री में कुछ है ऐसा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है रास्पुतिन, और इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ इंडिया वर्क्स अ लिटिल बिट, बिकॉज रास्पुतिन वॉज नॉट, he was a spiritual guru, but he used to do all sort of non-spiritual things, which is what we have seen in India also. ठीक है कि ये जो spiritual लोग हैं जिनको टेक्निकली तो भगवान पे ध्यान देना चाहिए पर वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, राइट, और वहाँ पे भी उसको लेके आते हैं. देयर आर many stories, very fascinating stories about what he did, how he died, and what was his influence and how did he manage to do it. So रास्पुतिन के बारे में गाना भी है एक, तो read about it, it's very fascinating if you are interested in history. फिर जार ख़त्म हुए तो हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, देन यू हैव यूएसएसआर एस्टैब्लिश हुआ, ओके, एंड देन 1991 में यूएसएसआर गिर गया, एंड देन वी हैव व्हाट वी कॉल इट करंट डे रशिया. ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ व्हाट रशियन हिस्ट्री लुक्स लाइक. नाउ 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है रशिया में बट हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट. हम आए 1947 में तो हम वहाँ से बात करेंगे. सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1947 में ही स्टैब्लिश हो गए थे. रीज़न बीइंग कि इंडिया ने जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, कि पूरे दुनिया को ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जैसे ही इंडिया को छोड़ के जाएंगे ये कंट्री कोलैप्स हो जाएगी. और कई सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो जान करके फिजन्स करके जाते थे. इंडिया में भी पाकिस्तान और ये इस तरीके से गलत तरीके से डिवाइड करके चले गए थे. वो जान करके, आप जहाँ भी देखोगे, इवन इजराइल में, अफ्रीका में, कई सारी जगह पे वो जान करके लाइन ऐसी खींचते थे कि इथनिक कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हो जाए. उससे क्या होता था, इथनिक वायलेंस होता था और कंट्री कंट्रोल में रहती थी, पावरफुल नहीं बनती थी. और वही उन्होंने इंडिया के साथ भी किया था. हिंदू मुस्लिम्स बहुत टाइम से इंडिया में पीसफुली रह रहे थे. इट इज़ द ब्रिटिशर्स हु इग्नाइटेड एंड वी आर स्टिल सीइंग दैट झगड़ा हियर, राइट. कैन यू इमेजिन इंडियन पॉलिटिक्स विदाउट टॉकिंग अबाउट मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान? इन 6 पॉइंट्स को छोड़ के आप कोई इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते. तो आज भी उसका असर हम दिख रहा है. तो क्योंकि वो छोड़ के, वो चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया हमेशा इथनिक वायलेंस में घुमा रहे, कुछ इस तरीके से कि कोई भी वर्ल्ड पावर ना बन जाए, राइट. तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो एक हेट थी टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द इंपीरियल, बिकॉज हमें पता था कि दिस इज हाउ दे आर लिविंग अस. हमें ये भी पता था कि दे आर वेटिंग फॉर अस टू फॉल. वो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये कंट्री फेल होगी तो हम दोबारा इसको, क्योंकि दे फेल्ट कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के कारण लूज कर दिया इंडिया को, अपनी कॉलोनी को, और दे थॉट कि दे कैन गेट इट बैक इफ द कंट्री वॉज जस्ट नॉट स्टेबल इनफ. ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा तो यूएन बोलेगा अरे रोको इनको, एंड इवेंचुअली. तो यहाँ पर दिस रिलेशनशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली क्या किया, जैसे ही सबसे पहले वो खड़े हुए एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग structures
जिससे कि इंडिया फेल ना हो, और उसमें से एक स्ट्रक्चर था नाम, और नाम के लिए ज़रूरी था कि आपके या तो किसी से रिश्ते ना हो या सबसे रिश्ते हो, और दोनों ही फॉलो करा। इकोनॉमिकली बात करें तो इंडिया ने किसी से रिश्ते नहीं रखे, दे वर लुकिंग इनवर्ड्स, बट पॉलिटिकली देखा जाए तो सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन किसी के साथ भी किसी तरीके की डील नहीं करी, सबको एक्नॉलेज करा। ठीक है, कई सारी कंट्रीज जो थी वो क्या करती थी, मतलब दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, एक समझना होता है, क्योंकि अगर वो एक्नॉलेज नहीं करती तो देन दैट वुड मीन कि कंट्री रेडी नहीं है, कंट्री अपने इंडिपेंडेंस को लेने के लिए तैयार नहीं है। दिस चेंज दैट, दिस मेंट कि इंडिया वाज सेइंग वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हैविंग रिलेशनशिप विद ईच ऑफ द कंट्री, एंड हेंस यू विल सी हर कंट्री के साथ में एज सून एज पॉसिबल इंडिया सेंड अगर डिप्लोमेटिक टाइज नहीं भी बनाए हों, कोई एम्बेसी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस एक डॉक्यूमेंट भेज दिया कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, ताकि वो हमें रिकॉग्नाइज करे और हमें सोवर्निटी मिल सके। तो सेम विद रशिया, क्योंकि इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे, कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री थी, तो हम वैसे भी थोड़ा यूएस और यूरोप से दूर जाना चाहते थे, तो हैविंग दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद रशिया एंड ऑन द ईस्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1947 में ही अच्छे रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुके थे, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन चुके थे। नेहरू ने शुरू में यूएसएसआर को मतलब बहुत वो प्रेज किया कि अरे कितनी बढ़िया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से ढूंढ रहे थे नॉन इंपीरियलिस्टिक पावर्स, है ना। हमने देख लिया कि इंपीरियलिस्टिक पावर तो पावरफुल तभी होते हैं जब वो कॉलोनाइज करते हैं, राइट। इंडिया तो किसी को कॉलोनाइज नहीं करना चाहता था, इंडिया खुद हैड अ पास्ट ऑफ कॉलोनी, तो वो चाहता था ऐसे लीडर्स ढूंढना जो बिना इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी के पावरफुल थे। तो इसीलिए नेहरू डिड दिस वेयर ही एक्नॉलेज कि यूएसएसआर बिना इंपीरियलिस्टिक पावर हुए कितना बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया को यूएसएसआर यूएस के टूल की तरह दिखता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त रशिया और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो कुछ इस तरीके की थी कि कोई भी कंट्री अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाती थी तो उसे मान लिया जाता था कि they are part of the other world. And the reason why USSR used to think कि India is part of West is because सबका मानना था कि इंडिया गिर जाएगा, एज अ कंट्री स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, और जब वो गिरेगा तो कौन आएगा उसको बचाने के लिए? वेस्ट, राइट, बिकॉज दे आर द वन हु लेफ्ट लाइक दैट। सो एक अजम्पशन था यूएसएसआर के मन में भी कि ये कंट्री बहुत अनस्टेबल है और अभी कुछ सालों में पॉलिटिकली ये गिर जाएगी और फिर फाइनली वापस वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इनके साथ रिश्ता बनाने का कोई मतलब नहीं है। हेंस यूएसएसआर यूज्ड टू परसीव इंडिया एज अ टूल ऑफ एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिज्म। पॉजिटिव डेवलपमेंट जब कब हुए? जब नेहरू ने विजिट करा यूएसएसआर इन 1955 और जब क्रुश्चेव इंडिया आए उसके अगले साल। तो जब दोनों कंट्रीज के लीडर्स मिले तब जाके थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं मे बी दे डोंट वांट टू बी विद यूएस। उसके पहले तक दे वर लाइक कि ये कंट्री गिरेगी, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये कंट्री इंडिपेंडेंट रहेगी, और जब ये गिरेगी तो इसको संभालने के लिए यही लोग आएंगे, तो हमें इसके साथ रिश्ता बनाने का कोई मतलब नहीं है। यूएसएसआर स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया। जब यूएसएसआर को रियलाइज हुआ कि इंडिया एक्चुअली वांट्स हैज द कैपेसिटी टू स्टैंड ऑन इट्स ओन 2 feet, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट देने लग गए, प्लस मिलिट्री असिस्टेंस भी देने लग गए ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र टेन्योर। तो जैसे ही रियलाइज हुआ रशिया को कि दे आर गुड, दे स्टार्टेड गिविंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एंड डिफेंस असिस्टेंस। 1960 में इंडिया ने बहुत बड़ा असिस्टेंट मिला रशिया से, जो चाइना से भी ज़्यादा था। मतलब उस टाइम पे चाइना एंड रशिया वर थिक ऑफ ब्लड, बट इंडिया को 1960 में रशिया से ज़्यादा सपोर्ट मिला एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन जब 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई तब यूएसएसआर वॉज अगेन कॉट वेयर दे डिडंट वांट नो व्हाट टू डू कि यूएस का इंडिया का साइड दे या चाइना का साइड दे, तो दे रिमेन न्यूट्रल। हाउएवर ताशकेंट अग्रीमेंट जो करवाया था जिससे कि सीनो इंडो वॉर खत्म हुई थी, वो रशिया ने ही करवाया था। तो रशिया के लिए दिस वॉर वॉज नॉट गुड कि उनके जो 2 अलाइज हैं होने वाले फ्यूचर अलाइज, या फ्यूचर में 2 पावरफुल कंट्रीज जो रशिया के साथ हो सकती थी, यूएसएसआर के साथ हो सकती थी, उनके बीच में झगड़ा वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट गुड फॉर मॉस्को इटसेल्फ या सेंट पीटरबर्ग इटसेल्फ। सो दैट्स वाई उन्होंने आगे बढ़कर दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह करवाई।
1971 में इंडिया साइन इंडो सोवियत ट्रीटी फ्रेंडशिप कोऑपरेशन, एक बहुत पिवोटल मोमेंट था इन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में. इट वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन सपोर्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान. क्योंकि जब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया तो थोड़ा सा रशिया ऑल्सो स्टेप्ड बैक, बिकॉज पाकिस्तान बिफोर दैट वॉज वेरी क्लोज टू US. So there was this weird situation where Russia was not sure कि चाइना किस तरफ जाने वाला है. China was supporting Pakistan because it wanted to have, China always want to have a very volatile, strong, small, younger brother, say with नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान. वो हमेशा इस तरीके की कंट्रीज को सपोर्ट करता है जो थोड़ी सी वोलेटाइल होती है, बिकॉज देन इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन. तो दैट्स व्हाट चाइना वाज डूइंग विद पाकिस्तान. तो क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, तो सोवियत ने डिसाइड किया कि लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया. थ्रू आउट 1980s इंडिया मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सोवियत. कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में USSR कंसिस्टेंटली वीटोड रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर. तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया हर बार कश्मीर इशू को वीटो कर देता था इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, ब्लॉकिंग इंटरनेशनलाइजेशन एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंडिया एज अ क्लोजर पार्टनर टू सोवियत यूनियन. और क्योंकि इट वॉज अ सेंसिटिव इशू फॉर इंडिया, और बार बार क्योंकि USSR हमारा साथ दे रहा था इस इशू पर, इंडिया और USSR के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए. अब बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप के पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में. बिफोर कोल्ड वॉर एंडेड, USSR एंड US लड़ रहे थे. इंडिया इवन दो नॉन अलाइन था, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ था USSR की तरफ, है ना, क्योंकि हेट थी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से, हेट था वेस्ट की तरफ, तो इसीलिए ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्लाइन थे, बट स्टिल नॉन अलाइन थे. अब सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशन की एकदम से पलट गई. USSR को के बाद जो टूटने के बाद जो रशिया आया वो उतना स्ट्रांग नहीं था, इवन दो इट वाज स्टिल हैड द सेम मिलिट्री, बट इट वाज नॉट द सेम आफ्टर द वॉर. इट वाज मच मोर वीकर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. प्लस पूरे दुनिया में US का एक तरीके से हेजिमनी की जीत हो चुकी थी. तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जो भी इंसान अब US के साथ नहीं खड़ा होगा, US उसको रौंद देगा. ये बात समझ में आ गई थी. फिर एक और चेंज आ रहा था कि 1990s इज द सेम टाइम जब इंडिया बहुत गंदे इकोनॉमिक क्राइसिस में था, एंड जिसके कारण से हमें IMF से लोन लेना पड़ेगा. अब IMF कौन चलाता है? वेस्ट, राइट. सो अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया वॉज इन अ वेरी पिकल ऑफ अ सिचुएशन कि एक तो जो सपोर्ट कर रहा था वो भी नहीं है, और ज़्यादा हालत ख़राब है कि हमें जाना ही पड़ेगा. और उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कुछ टाइम पे USSR का हिस्सा थी, वो अब इंडिपेंडेंट हो गई, अब वो डेमोक्रेटिक होने लग गई. तो ज़्यादातर कंट्रीज को रियलाइज हो गया कि हम बहुत छोटे हैं और USSR नहीं है अगर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वी विल हैव टू बैंड वैगन विद US, एंड दैट्स व्हाट ऑल्सो इंडिया स्टार्टेड डूइंग. तो नॉट ओवर्टली, बट ऑल्सो रियलाइजिंग दैट्स कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना. आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, आपका बड़ा भाई नहीं, क्या करोगे, ठीक है. क्या नाम वॉज सॉर्ट ऑफ फेलिंग एट दैट पॉइंट. तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में 1990 में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ. सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, और उसके बाद जो कंट्रीज बनी ईस्ट यूरोप में, वो सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बन गई. और इवन दो ये मिलिट्री पावर था USSR का रशिया के बाद, बट सेम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में उतना डोमिनेंस उसका नहीं रहा था. और अब रशिया जो था वो सुपर पावर नहीं था. कॉन्करेंटली इंडिया इनिशिएटेड अ न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि इसके कारण ये प्लस द इकोनॉमिक क्राइसिस मिलके दिस लेड इंडिया टू स्टार्ट दिस न्यू लिबरल इकोनॉमिक क्राइसिस, विच बेसिकली टोल्ड, एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि अगर आप रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट्स इंडिया लीविंग देयर साइड, राइट. एंड दिस इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विथ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. अब इंडिया का रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छा हो गया, क्योंकि इट वॉज नॉट विथ सीन विथ US. सो जो बायलेटरल ट्राइज थे रशिया के साथ वो खत्म हो गए, लो प्रायोरिटी पे आ गए. सो फ्रॉम 1991 टू 2001, ये पूरा डिकेड जितना रिलेशनशिप था इंडिया और रशिया का, वो बहुत लो ग्रेड पे था, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है टिल अक्टूबर 2002, जब व्लादिमीर पुतिन केम टू इंडिया एंड एक नई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप साइन हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में. तो इस वन डिकेड में we sort of moved away from Russia, but then it revamped in 2000. Since the signing of this strategic partnership, India-Russia ties have evolved quantitatively, encompassing increased cooperation in political security, trade, economy, defense, and science and technology and culture. Basically, Russia USSR के ही steps पे आगे बढ़ रहा था, where they realized कि the only way to basically reigniting all the old
टाइमली रिलेशनशिप्स दैट दे हैड उसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी बायलेटरल टाइज हुए और बायलेटरल रिलेशनशिप अच्छे हुए। दिसंबर 2010 में, अगेन 10 years, रशियन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज रिलेटेड टू स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप। तो आप देख रहे हो, पहले आप बोल सकते हो कि अगर आउट ऑफ 10 बोलो तो इंडिया वॉज 6 out of 10 with Russia, not completely but not also not. Then in next decade 1990s, ये before 90, after 90 it was 1/10, एकदम से गिर गया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आप देखोगे 2000s में it came back with 3 out of 10, and then 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दैट मीन्स 8 out of 10। सो यू सी द जंप। जितने अच्छे रिलेशनशिप हमारे यूएसएसआर के साथ नहीं थे, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अब हमारे रशिया के साथ हो रहे थे, ठीक है, बिकॉज इट वॉज सॉर्ट ऑफ, बिकॉज कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ठीक है, यूएस जीत चुका था और रशिया ने एक अल्टरनेट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि मे बी वी नीड टू रीच इन स्टेट, ओके, एंड दिस इज वेयर इंडिया एंड रशियाज रिलेशनशिप बिकेम बेटर, ओके। ये जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके तहत उन लोगों ने पीस और स्टेबिलिटी रीजनल और ग्लोबल लेवल पर मनाने के लिए बात करना शुरू करी। देन ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, इसके कई सारे फीचर्स थे और कई इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया थ्रू डायलॉग ऑन बोथ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल लेवल, बाय फॉलो अप कोऑपरेशन एक्टिविटीज, मतलब मिलते रहे अलग अलग लेवल पर, समिट्स और दूसरे जो लीडर्स हैं मिनिस्ट्रीज के, वो सब भी मिलने लग गए। एंड इस पूरे इंस्टीट्यूशन का हाईएस्ट डायलॉग जो था वो तब था जब एनुअली हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के बीच में हर साल एक बैठक होने लग गई, एंड दैट मार्क्ड द पीक ऑफ द रिलेशनशिप। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, तो दोनों कंट्रीज के लीडर हमेशा से ही मिलते आए हैं, चाहे फिर वो हम यूएसएसआर की बात करें या फिर रशिया की बात करें, मीटिंग्स हमेशा होती रही है। एंड जो एनुअल मीटिंग है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रशियन फेडरेशन प्रेसिडेंट, ये इट सर्व्स एज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशनलाइज डायलॉग मैकेनिज्म। एपेक्स पता है, बोलते हैं ना, एपेक्स प्रेडेटर मीन्स व्हाट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसमें इंडिया और रशिया मिलते हैं हर साल। उसके अलावा कई बार वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में भी साइड में मिल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब ब्रिक्स की समिट होती है, जब एससीओ का मीटिंग होता है, G20 का मीटिंग होता है, तो आप हमेशा देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हमेशा एक ना एक बार सेपरेटली मिलते ही हैं हमेशा, और इट हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज। उसके अलावा कई बार इनफॉर्मल समिट्स भी हुई है, मतलब हर साल तो मिल ही रहे हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज के लीडर्स भी मिल रहे हैं, ड्यूरिंग कोई और इंस्टीट्यूशन की मीटिंग है उसमें भी मिल रहे हैं, उसके अलावा इनफॉर्मली भी मिलते रहते हैं। लाइक सोची रशिया में 2018 में इनफॉर्मली दे मेट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अगर दो देश, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तो वो रेगुलरली मिलते हैं, ठीक है। अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, न्यूट्रल रिलेशनशिप होते हैं ना, तो वो सिर्फ तब मिलते हैं जब दो कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी कोई डायलॉग हो गया हो, डिस्कशन हो गया हो, तो वो मिलते हैं, हाथ मिलाते, साइन करते, खत्म कर देते, राइट। डिस्कशन नहीं होता है पर्सनली, डिस्कशन सारा थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल होता है। पर अगर कोई दो लीडर्स कंटिन्यूसली हर साल मिल रहे हैं, बार बार मिलते रहते हैं, इनफॉर्मली एक दूसरे की कंट्रीज में जाके उनसे मिलते रहते हैं, फोन पे रेगुलरली, दे आर फ्रेंड्स, ओके, वो दोस्त हैं आपस में, क्योंकि दे आर एबल टू टॉक अबाउट मोर थिंग्स, दे डोंट नीड अ प्रेसिडेंट। यूजुअली अगर किसी कंट्री के लीडर को दूसरे कंट्री के लीडर से बात करनी है तो बहुत सारा प्रेसिडेंस होता है कि पहले वहाँ के ऑफिस वाले कनेक्ट करेंगे ये वाले ऑफिस को, दोनों के बीच में बात करेंगे कि किस चीज़ पे बात होने वाली है, फिर देन दे विल डिस्कस कि क्या क्या हो सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। बट नो, दीज पीपल, दीज टू दे आर सो थिक कि ये इनफॉर्मली मिलके बातें करते रहते हैं, ओके। दैट बेसिकली इस टाइप का रिलेशनशिप आपको मिलेगा बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। इस तरीके का रिलेशनशिप जहां पूछना नहीं पड़ता, या यूरोप में देख लो, जर्मनी का चांसलर, फ्रेंच, ये लोग ऐसे मिलते हैं कि दे डोंट नीड टू हैव एन अपॉइंटमेंट, दे डोंट नीड टू थिंक, दे कैन जस्ट मीट बिकॉज दे नो देयर व्यूज आर अलाइन। सो उस तरीके की मीटिंग होती है इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और रशिया ने दो जॉइंटली एडवोकेट किया है कि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल को का रिफॉर्म होना चाहिए और उसे
जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस वक्त जो यूएस सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो बहुत पहले बनी थी, ठीक है, तो उसका उस टाइम पर जो पावरफुल कंट्रीज थी वो उनको मिल गई गद्दी, ठीक है, लेकिन और उस टाइम पे ये भी था कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था वो बनी थे, ठीक है, और उनको ऐसा रिप्रेजेंटेटिवनेस जो थी वो ऐसे रखी गई थी कि चाइना भी है और रशिया भी है, उधर से यूएस है, फिर साउथ अमेरिका से ब्राजील है, देयर इज नो वन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, नो वन फ्रॉम साउथ एशिया, दिस इज वेरी वियर्ड सिलेक्शन। तो रशिया और इंडिया दोनों ही इस फेवर में है कि अब जो ऑर्डर है, नया ऑर्डर है वर्ल्ड का, उसके हिसाब से यूएस की सीट भरनी चाहिए, और दोनों इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि इससे क्यों कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें। रशिया कंसिस्टेंटली रीअफर्म्स द स्टेटफास्ट सपोर्ट ऑफ इंडियन परमानेंट मेंबरशिप इन द एक्सपांडेड यूएनएससी। तो वो कह रहे हैं कि यूएनएससी को जो एक्सपांड करेंगे फ्रॉम 5 मेंबर्स टू 7 या 8 मेंबर्स, उसमें इंडिया को भी सीट मिलनी चाहिए। रशियन फेडरेशन हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो क्योंकि वेस्ट वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन on its own without consulting them as if they would have agreed, and उसके बाद India also did not sign the NPT, क्योंकि उनको लगता था कि NPT जो है वो फर्जीवाड़ा है बेसिकली, कि आप इट वाज नॉट सीरियस, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर आर्मामेंट डिसआर्मामेंट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनको कुछ नहीं बोल रहे थे कि आप भले हजारों न्यूक्लियर पावर बना लो, न्यूक्लियर प्लांट्स बना दो, वेपन्स बना दो, कोई मतलब नहीं है। इंडिया डिड नॉट लाइक दैट, सो उन्होंने साइन नहीं करा। तो ऑलरेडी वी स्टैंड ऑन क्रॉस रोड्स विद यूएस विद टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। वहां पर रशिया सपोर्ट्स इंडिया फॉर दिस ग्रुप, क्योंकि इसी ग्रुप से यूरेनियम कौन किसको देगा वो डिसाइड होता है, और दैट इज लाइक द रॉ मटेरियल फॉर न्यूक्लियर पावर। तो डिफेंस कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप पूरा बेस्ड इस बात से है कि दोनों की टेक्नोलॉजी, मतलब डिफेंस में जो उनका एक्सचेंज है वो बहुत हमेशा से होता हुआ है, बहुत तगड़ा है, टू द पॉइंट कि जब यूएस ने सैंक्शन लगाई रशिया के ऊपर तो उन्हें एग्जेम्प्ट करना पड़ा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने इतना पैसा लगा रखा था रशिया से वेपन लेने के लिए। तो टू दैट लेवल, मतलब इमेजिन करो कि कोई सैंक्शन लगाए और फिर एग्जेम्पशन दे दे, विच बेसिकली मीन्स दैट योर सैंक्शन हैज नो पावर, ठीक है, नॉट दैट इट डजंट हैव अ पावर, बट इट्स लाइक, समझ रहे हो, एक स्टेप लिया और फिर एक स्टेप पीछे ले लिया, वो वाली बात हो जाती है। विल टॉक अबाउट इट। इंडिया एंड रशिया आर एक्सटेंसिवली इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन इवन बिफोर रशिया एग्जिस्टेड फ्रॉम यूएसएसआर, और रशिया जो है इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट का प्राइमरी सप्लायर है, मतलब इंडिया का जितना डिफेंस इक्विपमेंट है ज्यादातर रशिया से आता है। द पार्टनरशिप हैज ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल बायर सेलर मॉडल, कि पहले तो बायर सेलर मॉडल था, लेकिन अब तो ये हो गया कि दोनों मिलके जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी का। पहले रशिया बनाता था, इंडिया को बेचता था, इंडिया खरीदता था, लेकिन अब दोनों मिल के साथ में बनाने लग गए नई टेक्नोलॉजी। Notable project demonstrate evolution of BrahMos missile system, the licensed production of Su-30 aircraft and T-90 tanks. Defense trade between the two countries has exceeded 15 billion since 2018, marked by the significant deals such as 5.43 billion S-40 long range air defense system. So, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, डिफेंस ट्रेड हो चुका है। दोनों को ब्रदर इन आर्म्स कहते हैं। Other major contracts that are currently under implementation are construction of additional stealth frigates. Frigates are basically small military naval vessels जो कि बड़े naval vessels के आसपास घूमती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Production of Mango armored piercing fin stabilized discarding sabbath rounds for T-90S. आपको पता होगा कि टैंक्स जो हैं सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं फाइट में, although they are slow to reach and heavy, but once they are in the battlefield they are very strong and very difficult to basically kill because of how they are made. तो ये जो मैंगो एयर आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबेट है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि बेसिकली आप दूर से ही इस तरीके की मिसाइल भी फेंक सकते हो जो कि तबाह कर देगी एक आर्मर्ड व्हीकल को, विच इज़ ह्यूज, क्योंकि वो मतलब द होल पॉइंट ऑफ अ आर्मर्ड व्हीकल लाइक टैंक्स इसकी उसके अंदर रहने वाले सेफ रहते हैं क्योंकि वो इस तरीके से बनी होती है, और अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना दो जो उसको पेनिट्रेट कर दे तो दैट्स लाइक ह्यूज, दैट चेंजेस वॉर कंप्लीटली। उसके बाद एडिशनल T-90 टैंक्स और एक्विजिशन ऑफ AK-203 राइफल्स, AK-47 का भाई
अब कट्सका की बात करते हैं। ये जो एक एक्ट है जो यूएस ने बेसिकली सैंक्शन किया है कि वो सामने से लड़ने की बजाय 3 कंट्रीज रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को सैंक्शंस करेगा ताकि वो जो भी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको रोक सके। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी सैंक्शन इंपोज करी है ओनली ऑन दीज 3 नेशंस, ऑल्सो ऑन कंट्रीज हु आर इन। तो उसके अलावा ना सिर्फ इन 3 कंट्रीज के ऊपर, पर कोई भी कंट्री जो इनके साथ डील करेगी उनके ऊपर भी यूएस सैंक्शन कर देगी। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन वरीज, बिकॉज इंडिया का सारा डिफेंस मटेरियल रशिया से आता है। तो रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लग गई और इंडिया ने उनके साथ डील करा तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगी, एंड दैट कुड बी वेरी डिवास्टेटिंग। सो जो S-400 डील हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में, वो काटसा के स्कोप के अंदर आती थी। तो इसीलिए डील थोड़ी सी डिले हो गई थी, बिकॉज रशिया मतलब वी वर नॉट एबल टू बाय द थिंग्स बिकॉज रशिया यूएस ने ये सैंक्शन लगा दी थी, रिकॉग्नाइजिंग कि इंडिया जो है यूएस का बहुत स्ट्रेटेजिक अलाय है और बहुत ही सिग्निफिकेंस है ऑफ डिफेंस का। तो यूएस लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो एलिनेट नहीं होने देंगे इंडिया को, या इंडिया से खुद एलिनेट नहीं होंगे। मतलब बेसिकली वो उनको रशिया से झगड़ा है, इंडिया से नहीं है। वो इंडिया को खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया जिसमें उन्होंने एक वेवर दिया, वेवर ऑफ सैंक्शन, कि सिर्फ इस पर्टिकुलर डील के लिए जो है दे विल अलाउ, एंड दिस बेसिकली वांटेड टू मेक श्योर कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप ना खराब हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट वॉज। एज पर 2021 SIPRI report, India held the position of the world's leading arm importer. इंडिया सबसे 2017 से 21 के बीच में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, मतलब सबसे ज्यादा वेपन्स हम खरीदते हैं। मतलब 11% ऑफ टोटल पूरी दुनिया में जितना आर्म्स और एम्यूनिशन बिकता है उसका 11% इंडिया खरीदता है। डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, रशिया कंटिन्यूज टू बी इंडियाज प्राइमरी आर्म सप्लायर। अब इंडिया अपना आर्म सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने लग गई है और दूसरी कंट्रीज से भी वेपन खरीदने लग गई, लेकिन रशिया आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है, क्योंकि उनके साथ में हम सिर्फ वेपन नहीं खरीदते, हम उनके साथ मिलकर बनाते हैं। और बियॉन्ड आर्म्स ट्रांजेक्शन द नेशनल एंगेजेस ऑन ईयरली एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड इंदिरा सीरीज। तो ऑफकोर्स दोनों के बीच में कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। 12th एडिशन हुआ था इंदिरा सीरीज का 2021 में इन वोल्गोग्राड, रशिया। India Army also engages with Zapad 21, which is a military exercise with Russia, focusing on anti-terror collaboration. So anti-terrorism collaboration में मिलकर काम करते हैं। ये उसके लिए ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और रशिया साथ में मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की। कितना भी गन खरीद लो, कितने भी एम्यूनिशन खरीद लो, सब कुछ करने के लिए पैसा लगता है और पैसे के लिए ट्रेड जरूरी है। तो 2 कंट्रीज जो इतनी ज़्यादा एक दूसरे से इंगेज है वो ट्रेड में तो पीछे नहीं हो सकती। तो इंडिया और रशिया का ट्रेड भी बहुत सॉलिड है, और ये आप नोटिस करोगे हर कंट्री के साथ में, जहां पर भी दूसरी चीज़ों में अच्छे रिलेशनशिप है, ट्रेड भी अच्छे होंगे, क्योंकि ट्रेड के बेसिस पे ही बाकी चीज़ें बनती है। तो दोनों कंट्रीज ने एम किया है कि 2025 तक वो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट को 50 बिलियन तक और बायलेटरल ट्रेड को 30 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। और अप्रैल और दिसंबर 2022 का डाटा निकाला है उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी 45 बिलियन पे पहुंच चुका है, जिसमें कि 35 बिलियन जो है वो इन फेवर ऑफ रशिया, मींस रशिया के साथ पास ज्यादा गया है एज कंपेयर टू हमने जितना उनसे लिया है। कौन से एक्सपोर्ट है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है रशिया को? फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मेडिकल एप्लायंसेज। अगर आपने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है तो विच इज आई मीन आई डोंट नो हाउ यू हैव नॉट, बट this has been reoccurring in almost everything that we talk about. India is becoming the hub of pharmaceuticals, और इसके ऊपर एक और आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हो कि कैसे इंडिया मेडिसिन को सस्ता बनाता है। How is it able to do that? All medicines are much more cheaper in India, and India कई सारी कंट्रीज को मेडिसिन सप्लाई करता है, even not for like money, but ऐसे भी। And the reason being because we are trying to become a giant in pharmaceuticals. So read about it. तो ये सब चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है। मेजर इंपोर्ट जो है वो ऑफकोर्स ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, मिनरल रिसोर्सेज, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड वेजिटेबल ऑयल। बायलेटरल ट्रेड जो है मेंटेनिंग अ स्टेबिलिटी ओवर लास्ट 5 ईयर अमाउंटेड टू 1 बिलियन इन 2021 विद द ट्रेड बैलेंस फेवरिंग रशिया। तो ट्रेड जो है हमारा रशिया के साथ में वो पिछले 5 सालों से काफ़ी स्टेबल है और क्यूमुलेटिवली 1 बिलियन तक पहुंच चुका है 2021 में। लेकिन किसके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब किससे ज़्यादा whose favor it is, मतलब कि किसने ज्यादा खरीदा है, किसने कम खरीदा है। तो रशिया ने हमने रशिया से ज्यादा चीजें खरीदी है एज कम्पेयर टू उन्होंने हमसे, क्योंकि हम उनसे डिफेंस मटेरियल खरीदते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो इसलिए डेफिसिट जो है वो हमारी तरफ है।
Russia, led by oil exports, has emerged as the fifth largest exporter of oil to India in 2022. बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रीवियस टारगेट जो था 30 बिलियन उससे रिवाइज होकर 50 बिलियन पे आ चुके हैं. पहला टारगेट 2018 का टारगेट था 30 बिलियन और अब अगले 7 सालों में दे आर ट्राइंग टू मेक ऑलमोस्ट ब्रिंग इट टू डबल. Russia major investment in India focus on oil and gas, petrochemicals, banking, railway, steel sector, while Indian investment in Russia is mostly pharmaceutical, oil and gas. तो Russia is one of those countries जिनके पास बहुत बड़ा, जितना ज़्यादा लैंड होगा ना उतना ज़्यादा नोटिस करोगे, मतलब स्पेशली रीजन टू रीजन भी फर्क पड़ता है, बट द मोर लैंड यू हैव द मोर possibility of having oil and gas resources basically. तो that is something that Russia has a lot of, and उसको लेकर India basically अपनी energy needs को distribute करना चाहता है. We don't want to depend on just one person for our energy needs, right? और one country, क्योंकि अगर वो country, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, हम पाकिस्तान के थ्रू उज़्बेकिस्तान तक एक पाइपलाइन डालना चाहते हैं गोइंग थ्रू अफगानिस्तान. अब प्रॉब्लम ये है कि इवन दो दैट विल बी ग्रेट, इट विल कॉस्ट अस लेस, इट विल बी ईजी एंड ऑल ऑफ दैट, बट उस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान कभी भी रोक सकता है, इट्स आवर एनिमी. तो इसके लिए हर कंट्री यही चाहती है कि वो जितना आपको लगता है कि रशिया ऑयल नहीं खरीदती होगी, खुद के पास इतना ऑयल है फिर क्यों खरीदती है दूसरों से? ऑल कंट्रीज डू दैट, ठीक है, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट. इंस्टीट्यूशनलाइज अगर मैकेनिज्म की बात करी जाए तो इंडिया और रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन फॉर ट्रेड और इकोनॉमिक साइंस एंड कल्चरल कोऑपरेशन है, और इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग फैसिलिटेट इकोनॉमिक. तो ये दोनों मेन डायलॉग हैं जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होते हैं. दोनों ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि किस तरीके से बायलेटरल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए दोनों लेवल, मतलब इंडिया इन्वेस्ट करे रशिया में, रशिया इन्वेस्ट करे इंडिया में, और बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़े. ठीक है, दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, बिकॉज तो गवर्नमेंट कितनी भी मिल ले, एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इजी. गवर्नमेंट आपस में मिलती है ना, तो उनके बीच में अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप बस डिपेंड करती है अगले इवेंट पर. कल को इंडिया कुछ ऐसा कर दे जिससे रशिया रूठ जाए, रशिया कुछ ऐसा कर दे जिससे इंडिया रूठ जाए, राइट? तो ऐसा हो सकता है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो दोनों एक कंट्रीज के लीडर्स एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते तो पूरा जो मैकेनिज्म है वो गिर जाएगा. लेकिन अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कंपनी टू कंपनी कॉन्टैक्ट है, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी कॉन्टैक्ट है, तो क्या होता है अगर दोनों कंट्रीज के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं तो भी कनेक्शन सेवर नहीं होते हैं, क्योंकि और दूसरे लेवल पर कनेक्शन है. तो वही बिठाने की यहाँ पे कोशिश की गई है. इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फोकस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर सच एज हाइड्रोकार्बन, पावर, कोल, न्यूक्लियर पावर, फर्टिलाइजर, आईटी, मिनरल एंड मेट्रोलॉजी, स्टील, फार्मास्यूटिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो इन सब चीजों को लेकर वो चाहते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल कनेक्शन हो जाए, ताकि दोनों कंट्रीज के में झगड़ा भी होता रहे. और ये दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छा भी है. समझो आप कि कई बार अपने दोस्तों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है, हो सकता है, चलो मान लो, वैसे तो कोई दोस्त नहीं होता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, बट मान लो कि रशिया और इंडिया दोस्त है. कल को अगर कुछ ऐसा होता है जिससे यूएस और सैंक्शन लगाती है रशिया के ऊपर किसी वॉर को लेकर, तो कितना भी इंडिया अच्छा दोस्त हो, लेकिन इंडिया का मेन एम है उसकी खुद की रखवाली. तो अगर साथ देने से रशिया की उसकी खुद की रखवाली नहीं हो रही है तो वो दोस्ती तोड़ देगा. यही रूल है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का कि कोई दोस्त सब दुश्मन नहीं होते, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं. तो अब ऐसे में क्या होता है ना, अगर सिर्फ एपेक्स लेवल या समिट लेवल रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है कि कुछ कर लिया, वहां से रूठ गए उन्होंने अपना, जैसे अभी पाकिस्तान और ईरान के बीच में कैसे हुआ था, दोनों इधर से इसने बॉम्ब फेंका, उधर से उसने बॉम्ब फेंका, इधर से उसने ईरान ने उनके पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया, वहां से पाकिस्तान ने ईरान के हाई कमिश्नर को बुलाया, और दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड कर दिया. अब क्या होता है ना, दिस इज हाउ क्विकली इट हैपेंस. 10 दिन के अंदर अंदर रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा रहा तो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस को लंबा समय चाहिए. तो इसीलिए इस तरीके के बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर दो कंट्रीज को लंबा काम करना है साथ में, तो पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है. साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इवन बिफोर रशिया, यूएसएसआर के टाइम से, इंडिया सोवियत के टाइम से पार्टनरशिप बहुत अच्छी है. इवन एज अर्ली एज पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, तब से दोनों के बीच में हो रही है. क्योंकि इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया वांटेड टू स्टार्ट, ऑफ कोर्स अभी तक जितने भी
जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे इंडिया में वो सब ब्रिटिशर्स ने बनाए थे अपने फायदे के लिए, और वो जब गए तो उसको तहस नहस करके चले गए, राइट। तो इंडिया को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी फिर से सारी टेक्नोलॉजी लेके आए, फिर से नए से शुरू करे। तो अब हेट है वेस्ट की तरफ, पर ये नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो कहाँ से आएगी? दैट्स व्हेन रशिया स्टेप्ड इन। सो इंडिया की जितनी भी शुरू के स्टील प्लांट या स्पेस प्रोग्राम वगैरह थे, जितने भी इनिशियल टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट थे इंडिया के आफ्टर 1947, मोस्टली केम फ्रॉम रशिया, एंड रशिया वाज रियली गुड एट इट टू, यू नो, अच्छी टेक्नोलॉजी थी। स्पेस कोऑपरेशन की अगर बात करें तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छे अग्रीमेंट्स है कि दोनों ही पीसफुली जो है आउटर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, और इवन टू द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम हैव, यू नो, इस तरीके का कुछ अग्रीमेंट हो गया है कि दोनों को ही पता होता है कि सामने वाला क्या करने वाला है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इंडिया की जो सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट और भास्करा, ये दोनों ही यूएसएसआर की लॉन्च व्हीकल से गई थी, ठीक है। लॉन्च व्हीकल, अब जैसे आपको पता होगा ना कि इंडिया के लॉन्च व्हीकल से नेपाल, बांग्लादेश इनकी सैटेलाइट जाती है, तो उस टाइम पे हमारी सैटेलाइट रशिया के व्हीकल से गई थी। राकेश शर्मा हु वाज अ एस्ट्रोनॉट, जो कि रशिया के सोयूज T-11 स्पेस शटल 1984 में जो मैंड सोवियत मिशन था उसमें गया था, और इंडिया के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो इंजन है, कायरोजेनिक इंजन, वो रशिया ने ही हमें प्रोवाइड किया था। तो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज जो है साथ में मिलकर काम कर रही। 2007 में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और रशिया ने, जिसमें बेसिकली डिसाइड किया था कि वो दोनों कोऑपरेट करेंगे इस तरीके से कि पीसफुली आउटर स्पेस में काम करेंगे, साथ में सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह या ग्लोनास इन नेविगेशन सिस्टम करेंगे, और उन्होंने इवन सेंसिंग और वेरियस सोसाइटल एप्लीकेशंस, जो बेसिकली दोनों कंट्रीज ना अपने स्पेस मिशन को बहुत कंट्रोल करके रखती है, राइट। उनको अगर कुछ भी करना हो स्पेस से लेकर तो दे हैव टू सॉर्ट ऑफ टेक परमिशन ऑन द एरियाज दे विल बी वर्किंग, और कई बार ना वंस यू आर इन द स्पेस यू आर नॉट इन इंडियाज एयर स्पेस, राइट, सो यू आर इन द वर्ल्ड एयर स्पेस। वहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको दूसरी कंट्री से परमिशन चाहिए होता है, इफ से गलती से आपकी सैटेलाइट जो है मिस डायरेक्शन होके उनकी सैटेलाइट में चली गई, राइट, या फिर यूजुअली हर कंट्री के अपने अपने सेंसर्स होते हैं ये देखने के लिए कि दूसरी कंट्री क्या कर रही है और उससे हमारी कंट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो रिलेशनशिप 2007 से कुछ ऐसी हो गई कि दोनों कंट्रीज ने वो सारे बैरियर्स रिमूव कर दिए हैं। इंडिया का अगर कुछ चीज़ लॉन्च हो रहा है तो वो उन्हें पता होता है, दे ऑलरेडी नो, दे डोंट नीड टू यू नो बी नोटिफाइड और एनीथिंग। उस तरीके से अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, कि सबको पता ही है कि पड़ोस वाले की चाबी कहाँ रखी, उनके घर में कहाँ क्या रखा है, हमें पता ही है ऑलरेडी। इस तरीके का रिलेशनशिप है। बोथ नेशंस आर एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन मैन स्पेस फ्लाइट, दोनों ही मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इसरो हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग इन रशिया विच इज फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन, स्पेस मिशन जो है इंडिया का, उसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग इस वक्त रशिया में ही हो रही है। एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो रशिया के पास ना बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व है, और इसीलिए इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फोर्टिफाई करने के लिए रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। ONGC विदेश हैज इन्वेस्टेड इन रशियाज शाखालिन, वंकोर एंड तास्युरहाक ऑयल फील्ड्स। तो 3 ऑयल फील्ड्स है जहां पर ONG विदेश ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस वक्त। रशिया स्टैंड्स एज इंडियाज प्राइमरी ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जिसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है कुछ $15 बिलियन तक का। उसके बाद 2016 में इंडियन कंपनीज ने $5.4 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं रशिया के ऑयल और गैस एसेट्स में खरीदने के लिए। उसके बाद रशिया बिकेम द न्यू सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म LNG इंपोर्ट, क्योंकि जो हमने तापी पाइपलाइन की बात करी थी वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसके बाद दिस इज द वन which is going to provide us with long term liquid nitrogen gas imports। और जो पहला कार्गो था इसका वो जून 2018 में दहेज गुजरात में आया था फर्स्ट, तो वहां से जो चालू हुआ है अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। रशिया हैज extended to become India's largest oil supplier, claiming that the top position in October 2022, surpassing Saudi Arabia। सऊदी अरेबिया और ईरान को ऊपर छोड़ते हुए रशिया बन चुका है सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर विथ टोटल ऑफ 22% ऑफ इंडिया टोटल क्रूड इंपोर्ट। ठीक है, इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम डिस्काउंटेड प्राइसेस। ऑफ कोर्स इंडिया एक तो डाइवर्सिफाई हो रहा है, अब आपको मिडिल ईस्ट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि आप कहीं और से भी ले सकते हो, प्लस रशियन ऑयल थोड़ा सस्ता होता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम बीइंग द सैंक्शंस एंड द इश्यूज दैट आर देयर विद रशिया. Rising global energy prices increase oil imports from Russia, making Russia India's top oil supplier. Russia holds a position of being India's primary supplier for D-ammonium phosphate, जो कि एक फर्टिलाइजर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, और उसका सबसे बड़ा सप्लायर रशिया ही है. रशिया मेनली इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं, सस्ता मिलता है. लेकिन जब से वेस्टर्न सैंक्शंस लगी है रशिया के ऊपर, तो इंडिया जो है एक बहुत हॉट मार्केट बन चुका है, क्योंकि नाउ वी हैव डिमांड फॉर दिस फर्टिलाइजर और रशिया इज नॉट एबल टू फुलफिल इट बिकॉज ऑफ द सैंक्शन. सो दैट हैज बीन द न्यू चेंज. न्यूक्लियर पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे से न्यूक्लियर डील्स ही नहीं करते हैं बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा एक्सचेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रशिया जो है रिकॉग्नाइज करता है इंडिया की एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इम्पेकेबल नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड, क्योंकि इंडिया ने आज तक कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की धमकी नहीं दी है या यूज़ करने की कोशिश नहीं करी है. तो एक तरीके से संयम देखा गया है और उसका बहुत अप्रिसिएशन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर. 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और रशिया का रोस्टेटॉम साइंड स्ट्रेटेजिक विजन, जिससे कि उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा और पीसफुल यूसेज करने के लिए, लाइक बेसिकली ताकि वो और नए नए यूसेज कर सके न्यूक्लियर एनर्जी के. उसके बाद रशिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग इंडियाज कुनकुडुलुम न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसके अलावा बांग्लादेश में जो रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है उसमें भी इंडिया और रशिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. यूजुअली दूसरी जो सिविलियन टेक्नोलॉजीज होती है ना, वहाँ पे यूजुअली एनर्जी को लेकर कोलैबोरेशन होता है, पर इंडिया और रशिया के बीच में ना न्यूक्लियर साइंस और दूसरे एस्पेक्ट्स जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के, फ्यूल साइकिल के, उसके ऊपर भी रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो उसका प्लस it's like a combination. एक तरफ से है you have your space program, on the other side you have the education program, on the third side you have this strong oil and petroleum trade, and you're also working in creating import, मतलब creating ammunition together, साथ में मिलकर काम करें. तो उसी के बीच में this also works कि साथ में मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी इजीली, क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है ना, इतने सारे लेवल पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ काम कर रही है कि इट्स जस्ट इनएविटेबल कि दे विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट फील्ड्स. Russia and Indian scientists have actively collaborated in research of Russian Joint Institute of Nuclear Research in Dubna and participated in the project like ITER. उसके बाद एजुकेशन, अगेन नेक्स्ट स्टेप, जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी इन सब फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी पीछे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा है कि फील्ड ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे इंडियंस डॉक्टर बनने जाते हैं. वहाँ पे करीब 25,000 इंडियन नेशनल है. उसके अलावा रशिया जो है इंडोलॉजी को फोकस करता है. ये एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप वेस्ट में जाते हो ना, तो वहाँ पर इंडियंस को और उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी वैल्यूज़ को इतना अच्छा नहीं माना जाता. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोरिया, साउथ कोरिया में जब इंडियंस जाते हैं ना, तो ऑन कैमरा साउथ कोरियंस ने बोला है ये चीज़ कि वी डोंट लाइक इंडियंस बिकॉज दे लुक मडी. ओके, एंड वो लोग अपने शॉप्स और क्लब्स के बाहर लिखते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड इंडियंस एंड पाकिस्तानीज नॉट अलाउड, एंड विमेन डोंट वांट टू, एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बस बोल रहे हैं. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडियंस को लेकर अभी भी एक फीलिंग है ऑफ इन्फीरियॉरिटी कि ये हमसे इन्फीरियर है. वेयर एज रशिया मेक्स इट एक्चुअली एन एफर्ट, क्योंकि वो अपने लैंग्वेजेस पढ़ाता है, संस्कृत और पाली, और एक अच्छा व्यू देना लाइक बेसिकली दे एक्चुअली ट्राई कि रशियन लोगों के अंदर अच्छी इमेज हो इंडिया की, अनलाइक अदर कंट्रीज जो यूएस के साथ है. वहाँ पर इंडियंस के साथ उसी तरीके का व्यवहार होता है जैसा अफ्रीकन नेशनल्स के साथ होता है पूरे वर्ल्ड में. दे बिकॉज ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन, दे आर थॉट टू बी लेस, and there's racism, and they're also seen to be like छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथ से खाना, they think that it's very barbaric, which again I don't understand at all. But खैर, moving on, at the school level cooperation, अटल इनोवेशन मिशन ऑफ इंडिया एंड साइरस सेंटर दोनों ने मिलकर एक स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीटेक और क्लीन एनर्जी, स्पेस रिसर्च और हेल्थ केयर के ऊपर कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं. और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये प्रेजेंटेशन खुद देखे थे
जब वो सोची रशिया गए थे 2018 में, जहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग हुई थी, और दिल्ली IIT दिल्ली में 2019 में। कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से एफर्ट है एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए। इंडिया और रशिया जो है बहुत डीप रूट शेयर करते हैं, क्योंकि कई सारी लोग एक दूसरे कंट्रीज़ में जाके रह रहे हैं। एक बहुत फेमस फीमेल है जो शी इज़ रशियन बट शी हैज़ लिव्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन गोवा, तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। And she is a YouTuber influencer, and she basically creates this very nice set of culturally engaging content, जिसमें वो basically हिंदी में बताती है इंडियन लोगों को कि रशिया में चीज़ें कैसे चलती है। वी शुड वॉच इट, इज़ वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी नाइस। तो उसके एक एग्जाम्पल है निकोलस रोइच, जो हिमाचल प्रदेश में सेटल हुए थे, और उन्होंने इंडिया की जो सीन्स है उनको, इंडिया के जो फिलोसफी है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी थी इन रशियन। Renowned Russian writers like Leo Trotsky and Alexander Pushkin had profound impact on Indian literature. अभी भी आप अगर सोशलिस्ट सर्कल्स में जाएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे आपको रशियन फिलॉसफी बहुत प्रेवलेंट मिलेगी। Indian cinema enjoyed popular Soviet era. Recent times witnesses gradual resurgence of more frequent film screenings in Russia. पहले बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी इंडियन फिल्म्स, फिर बीच में थोड़ा बंद हो गई थी, और अब फिर से there is like a increased interest in Bollywood from Russian side. Yoga has gained an immense popularity in Russia, marked by enthusiastic gatherings on International Yoga Day. तो ये योगा डिप्लोमेसी जो इंडिया ने चालू करा, उसका बहुत बढ़िया असर जो है वो रशिया में पड़ा है। वहाँ बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये सिर्फ रशिया में नहीं, दिस इज हैपनिंग लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। डायस्पोरा एंड पीपल टू पीपल टाइज। 15th सेंचुरी में एक फिगर था अफानसे निकितिन, जिन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था और डॉक्यूमेंट किया था, और वो रशिया में बहुत फेमस है। जैसे हमने इब्न बतूता के बारे में सुना है, उस तरीके के पुरानी कहानियाँ वहाँ पे बताई जाती है अबाउट व्हाट इंडिया वाज लाइक इन 15th सेंचुरी। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन्होंने कई बार इंडिया और रशिया की टाई स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी थी, बिकॉज इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ऑब्वियस चॉइस जब आप फाइट कर रहे हो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने रशिया ने जो है अपने साउथ अफ्रीका में जो फार्म है उसको टॉलस्टॉय फार्म कह दिया था आफ्टर द रशियन ऑथर। महात्मा गांधी ने अपने फार्म को टॉलस्टॉय फार्म कह दिया था बाद में साउथ अफ्रीका में। Post-independence connections with Soviet Union thrived in areas like science, technology and literature. Notable Indians have received Russian state awards. कई सारे Russian state लोगों को Russian state award मिले हैं. For example, Prime Minister being conferred with the highest Russian state honor of Order of Saint Andrew the Apostle. अब बात करते हैं recent developments की। 2019 में रशिया ने 20th bilateral summit होस्ट करी थी व्लादिवोस्टॉक में, फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ फार ईस्ट रीजन। जैसे इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, वैसे ही समथिंग सिमिलर लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कमिटिंग 1 billion फॉर द ईस्ट फार ईस्ट डेवलपमेंट, विच इज सिमिलर टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बोथ नेशंस अग्रीड टू बिल्ड अ मैरिटाइम रूट, पानी वाला रास्ता, सो एज टू कनेक्ट व्लादिवोस्टॉक टू Chennai for energy trade, which you can see from here to here. एक जो है वो यहाँ से भी उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि अभी तक इस तरीके से जाते हैं रशिया, एंड दिस वुड बी अ लिटिल शॉर्टर। 2021 में 21st इंडिया रशियन समिट हुई थी, जब दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिले थे, और उसमें ये फॉलोइंग आउटकम हुए थे। एक 10 साल का डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया था। दोनों ने 6 लाख AK-203 राइफल प्रोड्यूस करना चाहता, ताकि थोड़ा सेल्फ रिलायंस हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में। बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करना था, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक ऑफ रशिया दोनों को कोलैबोरेट करना था। म्यूचुअल कमिटमेंट टू कॉम्बैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज ISIS, अल-कायदा, drug trafficking, LAT, organized crime. The first 2+2 dialogue for foreign and defense ministers was held, जिसमें बेसिकली फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के मिलते हैं ताकि वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स को लेकर बात कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप। क्यों इंपॉर्टेंट है रशिया इंडिया के लिए? क्यों ज़रूरी है कि इंडिया रशिया के साथ अच्छा रिश्ता बना रखे? सबसे पहले तो चाइना को काउंटरवैक्ट करने के लिए एक बड़ा पावर चाहिए, विच इज़ रशिया। इंडिया की कैंडिडेसी UNSC काउंसिल में सपोर्ट करता है रशिया। उसके बाद दोनों ही मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो सारी रशिया से कनेक्टेड है, क्योंकि ना हम सिर्फ उनसे इम्पोर्ट करते हैं वेपन, बट हम उनके साथ मिलकर बनाते हैं। एड्रेसिंग इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट, इंडिया को जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना है उसमें रशिया इज देयर बिगेस्ट
सपोर्टर, बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल है। प्लस यूजुअली जो यूएस है वो हमेशा मिडल ईस्ट और ओशन जो भी जितनी भी ओपेक कंट्रीज है उसके ऑयल के मैटर्स में इंटरेक्ट करता रहता है, लेकिन रशिया के साथ यूजुअली नहीं करता है बिकॉज उनकी अच्छी नहीं बनती है। तो वहाँ पे एक वी हैव अ सप्लायर। कभी ऐसा होता है कि रशिया के कारण इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाता है किसी कारण से, तो देन वी हैव एटलीस्ट 1% प्रोवाइडिंग अस, एंड अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहेगा तो हमें सस्ता ऑयल मिलता ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। एरियाज ऑफ कंसर्न, इंडिया जो है यूएस के साथ क्वाड में जो बात कर रही है वो बिल्कुल रशिया को अच्छी नहीं लग रही है। इसी कारण से रशिया जो है वो चाइना के साथ जैसे 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 इंडिया थोड़ा थोड़ा यूएस के पास जा रही है वैसे रशिया बोल रहा है अच्छा ठीक है तो थोड़ा थोड़ा हम चाइना के पास जा रहे हैं। अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है बिकॉज हम क्वाड में जा ही रहे हैं चाइना के लिए। पर एक बात आपको ये समझनी होगी कि यूक्रेन की वॉर के बाद रशिया इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है, इवन तो अभी भी है सिग्निफिकेंट बट थोड़ा उनका सिग्निफिकेंस कम हो चुका है बिकॉज ऑफ वी हैव सीन देयर कैपेसिटीज, देयर कैपेबिलिटीज ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर। तो इवन तो ये अच्छी बात नहीं है बट वी स्टिल नो कि अगर सेकेंड टाइम वॉर होती है तो वी स्टिल सीइंग यूएस कमिंग अप मोर स्ट्रांगली, तो इट्स मोर सेंसिबल टू बी क्लोज टू यूएस देन रशिया। फॉर्मेशन ऑफ रशिया पाकिस्तान और चाइना एक्सिस, अब क्योंकि इंडिया थोड़ा थोड़ा मूव करते जा रहा है रशिया की से यूके यूएस की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो रशिया जो है वो चाइना की तरफ मूव करता जाता है और चाइना ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑल थ्री ऑफ देम दिस इज बिकमिंग इन इटसेल्फ अ नक्सेस वेयर इंडिया वुड बी विथ यूएस। Overcoming the historical rivalry, रशिया और पाकिस्तान have developed closer ties, notably after the end of Cold War. शुरू में क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्लोज था यूएस के, इसलिए रशिया और पाकिस्तान के कोई टाइज नहीं थे, लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए what India is doing with US and how the things are becoming, Russia and Pakistan are also developing close ties. 2011 में रशिया lifted a 4-decade-old arms embargo on Pakistan, selling countries its first MiG attack helicopter. तो वैसे तो 4 डिकेड तक 40 सालों तक एम्बार्गो था, पाकिस्तान को वो सेल नहीं करते थे कुछ भी, लेकिन वो हटा दिया। बोथ पाकिस्तान एंड रशिया पार्टिसिपेट इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Mutual support extends like NATO expansion and Indo-Pacific strategy changing Western influence. तो रशिया का जो इंटेंशन है वर्ल्ड में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब बेसिकली जैसे इंडिया थोड़ा बहुत क्वाड की तरफ जा रहा है चैलेंज करने के लिए चाइना को, रशिया इज ऑल्सो लाइक देन ओके फाइन वी विल ऑल्सो केटर टू आवर नीड्स एंड विल डू व्हाट इज नेसेसरी, एंड इफ इट्स नेसेसरी कि हम चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाए यूएस के अगेंस्ट होने के लिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, सो देन बी इट, दे हैव नो प्रॉब्लम डूइंग दैट। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि आर्म सप्लाई जो था रशिया और इंडिया के बीच में वो उस पर सवाल आने लग गए। तो देन व्हाट हैपेंड, इंडिया का जो रिलायंस था रशिया पे वो धीरे धीरे इंडिया कम करने लग गया। एक समय पर 90% of all the supply used to come from Russia, but then India started diversifying its source and talking to countries like France, Israel and US, because obviously you have to, अगर आपका पूरा डिपेंडेंस रशिया के ऊपर है और रशिया चाइना के साथ जा रहा है तो then you need to have something else, because अगर आपका सारा वेपनरी वहाँ से आ रहा है that means they know how much कैपेबिलिटी यू हैव, राइट। आपने ही तो वेपन दिए तो आपको तो पता ही होगा। तो देन इंडिया हैड टू डाइवर्सिफाई। उसके बाद इंडिया ने साइन किया एक फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए, जिसके कारण रशिया की कंसर्न्स बढ़ गई कि अच्छा तो अब हम यूएस से टेक्नोलॉजी लेने वाले हैं। अब रशिया जो है इसको परसीव करता है कि इंडिया ने जो ये मिलिट्री जो ये अग्रीमेंट साइन किया है, दिस इज फाउंडेशन फॉर अ मिलिट्री अलायंस विद यूएस। इसका ये मतलब है कि रशिया जो है अपना डोमिनेंस इंडिया की मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर अब नहीं रख सकता, क्योंकि नाउ इंडिया विल हैव इवन मोर सुपीरियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के साइड से अगर आप देखें तो रशियन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। एक तो टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का बहुत प्रॉब्लम है, कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज रशिया नीड्स मनी टू फाइट द वॉर, और सैंक्शन है उसके ऊपर इतना सारा है तो उन्हें पैसे चाहिए तो वो इसकी कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद रशिया इज रिलक्टेंट टू शेयर द टेक्नोलॉजी, वो बिकॉज ऑफकोर्स अगर वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो हम खुद की ही बना लेंगे, हमें उनकी क्या जरूरत है, लेकिन दे नीड मनी, तो क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, उसके बदले हमें वेपन बना के दे रहे हैं कि आप हमसे वेपन खरीदो, है ना। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम टू इंडिया बिकॉज इंडिया डजंट वांट टू स्पेंड दिस मच। प्लस कई सारी डिलीवरीज लेट हो गई, जैसे INS विक्रमादित्य जो था उसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हो गई, एंड इट सॉर्ट ऑफ शोज बैड बिकॉज इंडिया हैज़ अ विजन ऑफ फ्यूचर कि हमें इस तक ये होना चाहिए सो दैट वी कैन बी हियर। अब अगर डिलीवरीज डिले हो जाती है तो
इंडिया की कैपेसिटी में छेद हो जाते हैं कि कैसे जो भी उनके एम्स हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है कि वो करेंगे, वो सब नहीं पूरा हो पाता है, राइट? सो दैट्स बीन अ बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया। लिमिटेड ट्रेड रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके की रिलेशनशिप होने से पहले जरूरी है कि ट्रेड बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर ट्रेड अच्छा नहीं है तो बाकी चीजें मैटर नहीं रखती है। इवन दो चाइना और इंडिया कितने भी दुश्मन हो, यूएस चाइना कितने भी दुश्मन हो, उनके ट्रेड को कोई हाथ नहीं लगाता है। देयर ट्रेड गोज अनटच सिंपली बिकॉज उसी से पैसा आता है और पैसे के दम पे ही लड़ाई होती है, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि जो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड पिलर है वो सबसे वीक है, ठीक है, उसको रीइंफोर्समेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनकी रिलेशनशिप इवेंचुअली थोड़ी सी खराब हो गई। डिस्पाइट डिकेज ऑफ क्लोज पार्टनरशिप, इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज रिमेन अनडेवलप्ड। जितना डेवलप हो सकता था उतना डेवलप नहीं हुआ, ज्यादातर वन डायमेंशनल रहा है, जिसमें रशिया हमें वेपन्स देता है, हम उन्हें पैसे देते हैं, बाकी ट्रेड डेवलप नहीं हो पाया। एंड क्योंकि ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं था, इसलिए उसके अगर आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं है तो बेस कैसे बनाओगे? मतलब बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे ना? आपकी नींव ही खराब है। आपने सिर्फ एक ही चीज में डील करा है, रशिया हमें ऑयल दे रही है, रशिया हमें वेपन दे रही है, हम रशिया को पैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर फ्रेंडशिप नहीं होती है। फ्रेंडशिप ऑल राउंड होनी चाहिए। ट्रेड इन गुड्स इज मॉडेस्ट, स्टैंडिंग एट मियर 8.1 बिलियन। अर्जेंट एफर्ट्स आर नीडेड टू एनहांस ट्रेड इन गुड्स। बहुत जरूरत है कि सडन पुश दिया जाए ट्रेड को, ताकि बिकॉज बहुत पीछे छूट चुका है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी, क्योंकि कोई ज्यादा रास्ते नहीं है रशिया तक जाने के सिवाय इधर विद फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना, और सी रूट पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो क्योंकि ट्रेड रूट भी नहीं है इसलिए भी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रेट में सामान आने जाने में पैसा लगता है, और अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेड रूट नहीं है तो रिश्ते इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकते। क्यों ही इंडिया भेजेगा वहां पे सामान, क्यों ही रशिया यहाँ पे सामान भेजेगा, अगर वही सामान वो किसी पास वाली कंट्री को आसानी से बेच सकता है ज्यादा प्रॉफिट करके, राइट? एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस तो प्रॉफिट करना चाहते हैं ना, और अगर इंडिया में वो भेज भी देते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो इंडिया क्यों खरीदेगा? इंडिया के मार्केट में चीजें क्यों बिकेगी है रशियन, अगर वो इतनी महंगी है तो फोकस वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन यूरेशिया। इंडिया को रशिया की जगह पूरे यूरेशिया पे फोकस करना चाहिए, यूरेशिया से पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि वो ये जो यूनियन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इससे काम कर सके। क्योंकि सिर्फ रशिया के साथ रहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रशिया अब इतना स्ट्रांग नहीं है। अब पहले वो सुपर पावर था, अब वो सुपर पावर नहीं है, अब उनके पूरे गुट के साथ दोस्ती जरूरी है। लेवरेज रशियन एक्सपर्टीज इन डिफेंस। इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि उनका जो रिश्ता है रशिया के साथ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वो कम ना हो, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा रशिया को अगर कुछ आता है तो वह है गन बारूद बनाना, गन बनाना, टैंक बनाना, तो उसी को कैपिटलाइज करने की जरूरत है इंडिया को, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा होता है अपनी खुद की डिफेंस कैपेबिलिटी को इंस्टेट करना, फिर से रिसर्च करना, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो अगर उनके पास ऑलरेडी है तो उसको लेवरेज करते हुए आगे बढ़े। एक नोटेबल एग्जाम्पल है कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इनेबलिंग इंडिया टू एक्सपोर्ट सच टेक्नोलॉजीज कंट्रीज लाइक फिलीपींस। सो इंडिया जो है ये टेक्नोलॉजी रशिया के साथ डेवलप करके अब दूसरी कंट्रीज को दे रहा है, एंड इंक्रीजिंग बेसिकली क्यों दे रहा है फिलीपींस को? टू फाइट विद चाइना। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग वेपन फ्रॉम देम, वी शुड वर्क विद देम इन अ वे कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके रशिया टू इंडिया, सो दैट कि वी कैन यूज इट। बैलेंस रिलेशनशिप विद मेजर पावर। हमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं चाइना के या यूएस के या रशिया के, बिकॉज किसी के भी बहुत ज्यादा क्लोज जाओगे तो सामने वाले परेशान होंगे। पर्टिकुलरली यूएस के साथ जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया था इंडिया के एक्सक्लूसिव जोन ने, वो बहुत खराब था, उसके कारण बहुत चेत गए थे रशिया, ठीक है? तो इवन दो हर कोई देख रहे हो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, इवन दो रशिया सपोर्ट करता है चाइना को, पर वो भी उनके साथ इतना थिक नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ मजबूरी की दोस्ती है कि रशिया और इंडिया के बीच में काफी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा इंडिया यूएस की तरफ जा रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इंडिया कोशिश करे कि सबसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, दैट विल बी द बेस्ट आउटकम। यूटिलाइज रशियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बेस। रशिया का बेस जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे स्ट्रांग है, और उसी का हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि other than that the country, other than like having a huge market, there is nothing that Russia can offer us in that term. वही उनका बेस रहा है, वही उनका मेन क्या बोलते हैं सेलिंग पॉइंट रहा है।
उसके बाद आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड कॉमन कंसर्न्स। तो कंट्री के साथ देखो, हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ कंसर्न्स होती है, अपना अपना कुछ इश्यूज होता है। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे वो जो कॉमन कंसर्न्स है उस पर बात करें और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। जहां उन्हें दुख रहा है वहीं हम भी मदद करें उनकी, और कोशिश करें कि कोई ऐसे स्टेप ना लें जिससे कि उन्हें फील हो कि हम ज़्यादा ही वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सो दैट वी डोंट पुश रशिया टूवर्ड चाइना। क्योंकि इवन दो रशिया माइट नॉट बी यूएसएसआर एंड इवन दो दे माइट हैव बीन seen to be weak now after Ukraine war, they are still a very big country with a huge proportion of money and defense. So agar if Russia joins China against India, it will be a bloody war. And so hence, to maintain peace, it is important for India to maintain a good relationship with Russia. So if you have any more questions related to India-Russia relationship, comment in the under the video and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.